और स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, आज की क्लास हमारी यूजीसी नेट पर आधारित है और हम सभी लोग बात कर रहे हैं एपिसोड नंबर 13 पर। ठीक है, 13 नंबर का एपिसोड है ये हमारे सामने आज, एपिसोड नंबर 13। तारीख है आज 9 मार्च 2026। ठीक है भाई, कितने लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है? हेलो। स्टार्ट करते हैं, ध्यान सुनिए। तो देखिए, पहला प्रश्न ये कहता है कि समाज की संरचना पर प्रकाश डालने वाला निम्नलिखित में से कौन प्रथम विचारक था? ये तो सवाल है और आप आसानी से बता देंगे। यूनिट नंबर 2 का प्रश्न पत्र मैं करवा रहा हूं इस समय। ठीक है, विकल्प का जवाब बताइए, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप लोगों को? हर्बर्ट स्पेंसर, बिल्कुल। यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट स्पेंसर ही करेक्ट है। मैं आपको एक बात बता दूं, हर्बर्ट स्पेंसर का यदि कहीं परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो इनका एक शब्द है जैविक जीव करके, ये शब्द। ठीक है, ऑर्गेनिक, इसे एनालॉजी कहा जाता है। जैविक जीव को, समाज को बेसिकली जैविक जीव के रूप में समझाया है। और कौन समझाया है जैविक जीव के रूप में? हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने कहा है कि जैसे शरीर के अलग अलग अंग मिलकर शरीर को चलाते हैं, वैसे ही समाज की विभिन्न संस्थाएं होती हैं, जैसे परिवार, धर्म, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति इत्यादि। यही मिलकर समाज की संरचना बनाती है, ये इन्होंने ही कहा है। ठीक है, तो समाज की संरचना की अवधारणा को स्पष्ट रूप से किसी ने यदि प्रस्तुत किया है या उसके कोई शुरुआती विचारक हैं तो उनका नाम माना जाता है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर बात करते हैं। अच्छा, और विकल्पों पे थोड़ा थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। जैसे दुर्खिम की बात करते हैं, दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य और सामाजिक एकता पर बात किया है। ठीक है भाई, ये शब्द याद रखिएगा। इनका बहुत ही फेमस, आपने नाम सुना होगा, टोटमवाद, जहां पवित्र धर्म अपवित्र धर्मों की बात की गई थी। द प्रोटेक्ट ऑफ एथिक्स करके एक इन्होंने बुक लिखी थी सन 1905 में, जो कि अभी एमपी सेट में पूछा गया था। आपने देखा है, मैं कल ही क्लास करवाया था उसमें दुर्खिम का। ठीक है, सुसाइड भी इन्हीं की पुस्तक रही है, बहुत फेमस रही है। और उसके बाद टालकाट पार्सन्स की बात करते हैं तो इन्होंने देखो, जो समाज की संरचना की व्यवस्थाएं हैं उन पर इन्होंने बात किया। इन्होंने, इनका एक मॉडल आया, AGIL मॉडल है ना, ये मॉडल आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक नाम आता है गिन्सबर्ग के बारे में। गिन्सबर्ग समाजशास्त्र की परिभाषा और सामाजिक संबंध और सामाजिक संगठन पर कार्य किया इन्होंने। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसके अनुसार सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक गठन के प्रमुख रूप अर्थात समूहों और संस्थाओं तथा समितियों के प्रकार तथा इनके स्वरूपों, ठीक है, जो इसका निर्माण करते हैं। ये बेसिकली एक प्रकार की डेफिनेशंस दी गई हैं। क्या बताना चाहोगे ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? ओके, आप कह रहे हैं यहाँ पर गिन्सबर्ग की ये परिभाषा है। और भी कोई बच्चा जो अपने विचारों को यहाँ पर बता सकता है या शेयर कर सकता है? ठीक है, चलिए, यदि आपने इस प्रश्न के आधार पे अगर विकल्प नंबर मोरिस गिन्सबर्ग का चुनाव किया है तो आपने करेक्ट जवाब दिया है। इनके बेसिकली परिभाषा में मैं एक ट्रिक बताता हूँ, इतना लंबा चौड़ा याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, उस ट्रिक को ध्यान रखिए। इनकी परिभाषा में ध्यान रखिएगा, पहले तो ग्रुप आएगा, प्लस करिएगा आप लोग इंस्टीट्यूट को। ठीक है, किसको? इंस्टीट्यूट को। फिर प्लस कर लीजिएगा आप लोग कम्युनिटी को। ठीक है, किसको? कम्युनिटी को। अब देखिए, ध्यान से सुनिए। इन्होंने कहा कि समूह, संस्था और समुदाय, ये तीनों मिलकर समाज की संरचना बनाते हैं। बस ये 3 शब्द ही इनकी परिभाषा में आते हैं और यही इनका नाम है, मोरिस गिन्सबर्ग। ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा। अच्छा, पार्सन्स के बारे में तो आपको पता हो चुका है, मैंने कहा भी। हाँ, बोलिए। तो लेफ्ट कर जाइए मैम, आगे बढ़िए। देखिए, मैंने कहा आपको ग्रुप, इंस्टीट्यूट और कम्युनिटी को लेकर ये 3 चीजें ध्यान रखिएगा आप लोग, कि जहां समूह, संस्था और समुदाय, ये 3 शब्द आएंगे तो आप तुरंत कहिएगा गिन्सबर्ग का नाम आएगा। मैं बात कर रहा था पार्सन्स के बारे में। पार्सन्स का नाम तो आपको पता होगा, AGIL मॉडल किसने दिया? पार्सन्स ने दिया, पहली बात। दूसरी बात ध्यान ये रखिएगा
कि पैटर्न वेरिएबल्स के बारे में। पैटर्न वेरिएबल का मतलब होता है समाज को प्रतिमान चर और सामाजिक प्रणाली। तो ये शब्द ध्यान रखिएगा, सामाजिक प्रणाली और पैटर्न वेरिएबल, ये दो शब्दों को समझाया किसने है, तो टालकाट पार्सन्स ने। तो यहाँ पे सामाजिक प्रणाली हो गया और आपका पैटर्न वेरिएबल हो गया और AGIL मॉडल भी हो गया। ठीक है, तो ये तीन बातें टालकाट पार्सन्स को याद करके चलिएगा। बात करते हैं यहाँ पे नडेल के बारे में। SF नडेल, देखो नडेल सामाजिक संरचना में भूमिका और उसके संबंधों की व्यवस्था को बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर नाम याद रखिएगा। कार्ल मैनहेम की बात करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन का नाम, ये आपके परीक्षा में सवाल बना सकता है, कार्ल मैनहेम, ये सवाल में आते हैं। एक लाइन बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान का समाजशास्त्र, ज्ञान के समाजशास्त्र के लिए प्रसिद्ध विद्वान का नाम बताइए। ज्ञान का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, वो है कार्ल मैनहेम। ठीक है, ये नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, कार्ल मैनहेम का नाम। ठीक है भाई, क्लियर है? एक बार बताइए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या आपको स्पष्ट हो गया? अच्छा सवाल है ये दूसरा वाला। कीवर्ड्स बताए हैं, अगर आप कीवर्ड्स को ध्यान रख के पढ़ेंगे तो चीज़ें आप इजीली कर लेंगे। परीक्षा में अगर ये नहीं आएगा तो जो इनके विकल्पों के आधार पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वो याद होने चाहिए इस समय। पढ़ते चलिए और याद भी करते चलिए, इजी इजी चीज़ें हैं। किस विद्वान ने कहा है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर सवाल बनाया गया कि निम्नलिखित में से कहा गया कि किस विद्वान के अनुसार कि सामाजिक संरचना अंतः क्रियाशील सामाजिक तथ्यों का ताना बाना है। सामाजिक तथ्यों का क्या है? ताना बाना है। और बताइए जिनसे विचारने, ठीक है, विचारने एवं पर्यवेक्षण ढंगों का विकास हुआ है। ये किस व्यक्ति का ये सवाल है, या किस व्यक्ति के द्वारा ये चीजें बताई गई हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सही विकल्प क्या होना चाहिए? कार्ल मैनहेम। सुन लीजिए कार्ल मैनहेम के बारे में। कार्ल मैनहेम ने सामाजिक संरचना के अंतः क्रियाशील सामाजिक शक्ति और तथ्यों का जाल, किसका? तथ्यों का जाल, ये शब्द याद रखिएगा, तथ्यों का जाल। नोट कर रहे हो ना अपने कॉपी पर? बताओ एक बार। चलो बहुत बढ़िया, ये कीवर्ड बता रहा हूँ आप लोगों को, तथ्यों का जाल हो गया, सामाजिक संरचना का अंतःक्रियाशील शब्द हो गया। ठीक है, ये सब कीवर्ड्स हैं इनके, ये सब कीवर्ड्स हैं कार्ल मैनहेम के। और ज्ञान का समाजशास्त्र किसे कहा जाता है या कौन प्रसिद्ध है, तो कार्ल मैनहेम है। ठीक है भाई, इतनी बात याद रखिएगा। अब देखो दुर्खिम के बारे में आप जानते हो, सामाजिक तथ्यों के रूप में समझाया है, सामाजिक एकता के बारे में बताया है ना दुर्खिम। सुसाइड इनकी पुस्तक रही है, पवित्र अपवित्र धर्म टोटमवाद पर चर्चा दुर्खिम ने किया है, ये बात आपको पता है। हर्बर्ट स्पेंसर की अभी आपने ऊपर एक परिभाषा भी देखा था, हालांकि समाज को जैविक शरीर को या शरीर के समान बताया इन्होंने, कहा समाज के विभिन्न अंगों और उनके कार्यों की तुलना शरीर के अंगों से इन्होंने बेसिकली की थी, हर्बर्ट स्पेंसर। तो यहाँ पर नाम आता है। बात करते हैं टालकाट पार्सन्स के बारे में। तो देखो संरचना में उनकी भूमिका मानदंड सामाजिक संस्था के रूप में समझाया है, और पैटर्न वेरिएबल्स और सोशल सिस्टम प्रणाली के बारे में भी टालकाट पार्सन्स ने बताया है। ठीक है ना, तो हालांकि इस प्रश्न का विकल्प जो है वो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही होगा। देखो टालकाट पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कितने प्रारूपों का उल्लेख किया है, जरा जवाब बताएंगे? आप सबको पता भी है, बताओ कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से नाम बताओ? नहीं पता तो फिर 5 क्यों बता रहे? तुक्का मार रही हो क्या? अच्छा भी, और बताओ कोई बच्चा जिनको पता हो। वेरी गुड, 4। नहीं नहीं नहीं, ये टालकाट पार्सन्स के AGIL नहीं है सर, ये 4, ये वो भूमिकाओं और संबंधों की प्रणाली की बात मैं कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। जहां आप लोगों ने पढ़ा है सार्वभौमिक, हाँ, अर्जित प्रतिमान, पहला सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, दूसरा सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, तीसरा विशिष्ट अर्जित, क्या? विशिष्ट अर्जित प्रतिमान, और चौथा विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान।
तो ये 4 हैं, ठीक है। ये पहले देखो अर्जित है, प्रदत्त है, तो ये सार्वभौमिक के रूप में है। दूसरे में देखो अर्जित है, प्रदत्त है, किसके रूप में? विशिष्ट के रूप में। तो ये 4 प्रतिमानों के बारे में टालकाट पार्सन्स महोदय ने बताए हैं। इनको प्रारूप कहा जाता है। तो कितने प्रारूप हुए? 4। तो इन चारों जो प्रारूप दिए गए हैं इनको आप जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि परीक्षा में यूजीसी नेट सोशल वर्क की बात मैं कर रहा हूँ, उनमें बहुत ही फेमस शब्द ये चारों के चार हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान है जिन्होंने स्पेन की सामाजिक संरचना विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान श्रेणी के अंतर्गत आती है, और ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सही विकल्प क्या होना चाहिए? टालकाट पार्सन्स। तो सुनिए कैसे, बात को ध्यान सुनिए। स्पेन की सामाजिक संरचना विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान श्रेणी में आता है। मैं आपको बता दूं, टालकाट पार्सन्स महोदय के द्वारा, है ना, इन्होंने स्पेन का समाज परंपरागत और जन्म आधारित स्थिति पर आधारित, ठीक है, इन्होंने इस पैटर्न को दिया था। इन्होंने इस पैटर्न को दिया था। तो किस विद्वान के अनुसार स्पेन की सामाजिक संरचना विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान की श्रेणी में आती है? तो वो है टालकाट पार्सन्स की। ये विशिष्ट प्रदत्त जो प्रतिमान है वो स्पेन की सामाजिक संरचना से इन्होंने सुमिलित किया था या उससे मिलाया था। मैक्स वेबर बेसिकली समाज में कितने शब्दों को लेकर बात करते हैं? एक आपने नाम सुना होगा वर्ग को लेकर, एक नाम सुना होगा स्टेटस मतलब स्थिति को लेकर, एक नाम आपने सुना होगा शक्ति यानी पावर, सत्ता, ठीक है। ये शब्द, ये 3 शब्दों के बारे में मैक्स वेबर का नाम आता है। वेबरवादी उपागम अभी आप पढ़ेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे देखिए विलियम मैकडुगल, देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही बार ये सवाल आया हुआ है, हो सकता है इस बार भी बना दे, सोशोलॉजी का पैटर्न है ये। मैं बता दूं आपको, सामाजिक मनोविज्ञान के प्रवृत्ति सिद्धांत के लिए जो प्रसिद्ध विद्वान है वो मैकडुगल है, और कुल टोटल कितनी प्रवृत्तियां बताई हैं? तो कुल टोटल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। कितनी बताई हैं ये नोट कर लीजिए, यही पेपर में आया था। कितनी प्रवृत्तियां बताई गई हैं मैकडुगल के द्वारा? तो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं, और इन्हीं को प्रवृत्ति के सिद्धांत के जनक भी कहा जाता है, मैकडुगल को, ठीक है, विलियम मैकडुगल। और नाम तो आपने सुना होगा हेलन हॉरिस पर्लमैन। पर्लमैन समाज कार्य में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के लिए बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं, और इन्होंने सामाजिक कार्य में बेसिकली समस्या के समाधान को लेकर 4 P's जैसे शब्दों को भी इन्होंने प्रकट किया था यानी प्रस्तुत किया था। आपने नाम सुना होगा पर्सन, प्रॉब्लम, प्रोसेस एंड, बताओ क्या होगा? हाँ, ठीक है। तो ये 4 P's आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 4 P's में भी इन्हीं का नाम देखने को मिलता है। फिलहाल बात करते हैं अगले सवाल के लेकर। आपका यहाँ पर सामाजिक संरचना का विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान हो चुका है, विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्स वेबर का, ठीक है, मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर ने कन्फ्यूशियन चीनी सामाजिक संरचना का जो चित्र प्रस्तुत किया है वह निम्न में से किस श्रेणी में आता है? क्वेश्चन नंबर 6, सही विकल्प क्या होना चाहिए? इसका जवाब आपको बताना है। प्लीज अपने विचार प्रकट करें एक बार, क्या विकल्प यहाँ पे होने चाहिए? बताइए। ऑप्शंस में एक बार अपने विकल्पों का चुनाव करें। नहीं पता? मैं बताऊं? ओके, सुनिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान। जब मैंने आपको इस सवाल को पढ़ने से पहले यहाँ पर बता दिया कि विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान हो चुका है, तो इसका मतलब है कि मैं अगला बात करने वाला हूँ आप लोगों से विशिष्ट अर्जित प्रतिमान को लेकर, ठीक। और विशिष्ट अर्जित प्रतिमान बेसिकली ये आपको क्या बताता है? वेबर ने चीन के कन्फ्यूशियन समाज का वर्णन करते हुए बताया कि प्रशासनिक पद अक्सर शिक्षा और परीक्षा प्रणाली के माध्यम से प्राप्त होता है, ठीक है, क्योंकि अर्जित है। ये तो अर्जित का मतलब आपके एबिलिटीज पर आधारित होगा ये, ठीक है, सिंपल सी बात है।
सामाजिक संरचना जो चित्र प्रस्तुत किया है, जो चित्र प्रस्तुत किया है इसका मतलब वो ज्ञान के माध्यम से चीज़ें की है, ठीक है? वहाँ पर वो ज्ञान की चीज़ों के माध्यम से किया। अच्छा, अब अर्जित की बात आती तो सार्वभौमिक अर्जिता के रूप में भी आप जा सकते थे, विकल्प नंबर 1 पर भी, ठीक है? परंतु यहाँ पे ये जो चित्र प्रस्तुत लिख दिया, तो इसका मतलब है कोई स्पेसिफिक शब्दों को रिप्रेज़ेंट कर दिया उसने, कोई विशेष चीज़ों को इन्होंने यहाँ पे रिप्रेज़ेंट कर दिया है, ठीक है? फिलहाल इस प्रश्न का जो ऑप्शंस होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है? सामाजिक संस्था का मतलब क्या होता है भाई? सामाजिक संस्था का क्या मीनिंग होता है? क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, विकल्प मैं आपसे ऑप्शन नंबर सी कह रहे हो क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए, और भी कोई बालक है जो अपने विचार प्रकट करना चाह रहे हैं? चलिए, किसी बच्चे ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की तरफ गया है और ऑप्शन नंबर बी की तरफ भी गया है, ठीक है? फिलहाल मैं आपको यहाँ पे चर्चा करूंगा इस सवाल को लेकर, और ये सवाल बहुत अच्छा था। विकल्प, हालांकि इस प्रश्न का जो ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। सामाजिक संस्था का तात्पर्य पूछा है, नियम की संरचना नहीं हो सकती है, ठीक है? अच्छा, अमूर्त व्यवस्था, एक चीज होती है मूर्त, ठीक है, एक होता है अमूर्त। अमूर्त मतलब वो चीजें जो दिखाई ना देता हो, वो अमूर्त है। तो अमूर्त व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सामाजिक संस्था दिखाई देती है, इसलिए ये तो कट गया, ठीक है? नियमों की संरचना की बात करता हूँ, नियम बनाए तो जाते हैं, ठीक है? यहाँ अब हम आपसे बात करें, यदि प्रश्न में कूट होता तो आप नियमों की संरचना बता सकते थे यहाँ पर, ठीक है? परंतु ज्यादातर अगर हम बात करते हैं नियमों की संरचना में लॉ शब्द देखने को मिलता है, कानून नियम देखने को मिलते हैं खासकर। परंतु सामाजिक संस्था के अंतर्गत नियमों की संरचना में प्राथमिकता आप इन ऑप्शनों में नहीं दोगे, ठीक है? कूट में अगर रहता है सवाल तो आप इसको लेके चल सकते हो, क्योंकि संस्थाएं बनाती हैं नियम, ठीक है, रूल्स बनाती है, बट अपने लिए बनाती है, ठीक है? तो यहाँ पर इस ऑप्शंस को भी आप एलिमिनेट करके चलिए। सामाजिक संस्था का निर्धारण करना, ये विकल्प बेसिकली नहीं सही होगा कि सामाजिक संस्था का निर्धारण होना। सामाजिक संस्था का मतलब ये नहीं है कि सामाजिक संस्था का निर्धारण करना। सामाजिक संस्था का मतलब ये होता है कि व्यक्ति, समूह और या संगठन, व्यक्ति और समूह और संगठन को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और लोगों को जागरूक करना, इसका मतलब बनता है। और सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए होगा। हमारा रोल यही होता है सामाजिक संस्था के अंतर्गत। समाज नियम मैंने क्यों हटा दिया? क्योंकि सामाजिक संस्था समाज के नियमों, मानदंड, मूल्यों और भूमिकाओं को संगठित व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। और यहाँ पर एग्जाम्पल सामाजिक संस्था के बजाय अगर परिवार लिखा होता, विवाह लिखा होता, शिक्षा लिखी होती तो सही होता, तो वहां पे सही होता, ठीक है? अब बात करते हैं जैसे सामाजिक संस्था का निर्धारण को लेकर, ठीक है? तो निर्धारण का मतलब क्या होता है? कोई चीज डिनोट कर रहे हो, निर्धारित कर रहे हो, उस शब्दों में बेसिकली इसका नाम रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आप इसको हटा दीजिएगा, सही ऑप्शन आपका पहला चला जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार एक संस्था अनेक जनरीतियों, फोकवेज की बात हो रही है, और रूढ़ियों का ऐसा संगठन होता है जो अनेक समाज कार्य करता है? ये किस विद्वान की परिभाषा है? तो ये ग्रीन की परिभाषा है। हाँ, यहाँ पे परिभाषा की बात अगर हम लोग करें तो ये ग्रीन की परिभाषा है। ग्रीन की परिभाषा आप थोड़ा-सा याद रखिएगा। लेकिन एक बात और यहाँ पे सुन लीजिए, एक एडिशनल जानकारी दे रहा हूँ आपको। जब ये जनरीति शब्द आए, ट्रिक लिख लीजिए अपने कॉपी पर बाईं साइड, ठीक है? जब भी जनरीति शब्द आए तो वहाँ पर आप लोगों को समनर का नाम लगाना होगा, समनर का नाम लगाना होगा। फोकवेज जनरीतियाँ कहलाती है एक प्रकार से, ठीक है? फोकवेज जनरीतियाँ कहलाती है। तो ये शब्द आप थोड़ा-सा ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है? बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। सामाजिक समूह का देखो, सामाजिक संस्था हमने पढ़ लिया। अब बताओ सामाजिक समूह का मतलब बताओ क्या होता है? आप सोशल ग्रुप वर्क कर रखे हो, तो बताओ इसका क्या मतलब होगा? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। ऑप्शन बी, ओके, ऑप्शन बी की तरफ बच्चे का झुकाव है भाई क्वेश्चन नंबर 9 में। और मैं आप लोगों से ये बताने का प्रयास करूंगा कि ऑप्शन ए किसी समूह की इकाइयों की संख्या दर्शाती है, अंतःकरण की प्रक्रिया नहीं होगा। समूह का आदर्श रूप होना, ये भी गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं तो है ये गलत, ठीक है? तो सामाजिक समूह का मतलब है किसी समूह की इकाइयों की संख्या को, ठीक है? यहाँ देखो, केवल व्यक्तियों की संख्या से सामाजिक समूह नहीं बनता है, यहाँ आपसी संबंध से और अंतःक्रिया से बनता है, ठीक है? ये शब्द भी ध्यान रखिएगा। बट आप सोच रहे होंगे कि सर अंतःकरण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो सकती है? देखो, व्यक्तियों के बीच अंतःकरण की और पारस्परिक संबंध तो होते हैं, ये बात सत्य है, ठीक है? ये बात 100% सत्य है। एक विद्वान थे, उनका नाम है A.W. ग्रीन, अभी आपने ऊपर पढ़ा भी। यहाँ पे आप एरो लगा के लाइन लिख लीजिए, A.W. ग्रीन इनका नाम।
ये इन्होंने अपनी एक परिभाषा में इस चीज़ को स्पष्टीकरण के रूप में बताया है, लेकिन आशय और तात्पर्य की बात करते हैं तो ये मीनिंग नहीं बताया गया है। यहाँ मीनिंग की अगर अर्थ की बात करते हैं तो किसी समूह और इकाइयों की संख्या से बताया गया है। ठीक है, तो ये शब्द ध्यान रखिएगा। पहला विकल्प यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन ठीक सर, देखो सी वाले ऑप्शन में यह सामाजिक समूह की सही परिभाषा नहीं है। सामाजिक समूह का आदर्श रूप होना, समूह का आदर्श रूप होना, मैं आपकी बात समझ गया, परंतु ये सर सामाजिक समूह की सही परिभाषा नहीं। आदर्श रूप होने का क्या मतलब हो सकता है, मैं बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। समूह का आदर्श रूप होने का अर्थ बताता है कि किसी समूह के लिए आपने मानक या मॉडल, ठीक है, मानक या मॉडल सोचा है जिसके अनुसार समूह के सदस्य व्यवहार करेंगे। अब जरूरी तो ये नहीं है कि सभी लोग काम करें। ग्रुप में कई लोग होते हैं, 2 से अधिक लोग होते हैं, इसलिए जरूरी ये नहीं कि आपकी बात को वो फॉलो करे। ठीक है, जरूरी ये नहीं है। तो सामाजिक समूह की सही परिभाषा ये बेसिकली नहीं डिफाइन करता है, इसलिए ये नहीं होगा। इसके साथ होना चाहिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना या साझा उद्देश्य और संबंध का होना, ये शब्द होना चाहिए था। हाँ, आप साझा उद्देश्य के रूप में आदर्श को रूप मान रहे हो, संबंधों को घनिष्ठता के रूप में दर्शा रहे हो, तो इसका आदर्श का रूप दे रहे हो, तो वो बात सही थी। बट समूह को आदर्श के रूप में मानना ये सही परिभाषा नहीं, ये तो मानक है। ये तो एक प्रकार का क्या है, मानक है। ठीक है, मानक का मतलब जो बेसिकली सदस्य के व्यवहार, जो चीज सोचा जा रहा है उसके अनुसार वो समूह के लोग, सदस्य के लोग वो बात कर रहे हैं, वो व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, वो बताता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से विद्वान के अनुसार बताया गया कि सामाजिकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं या आत्मपन और व्यक्तित्व को प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 10, सही विकल्प क्या होना चाहिए, बताइएगा जरा 10 का। मस्तिष्क में आ रहा है कि ये विकल्प होना चाहिए, आपके विचार में कुछ परिभाषा मैं बताता हूँ। अच्छा ध्यान सुनिए, सही विकल्प ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं सी को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो एक शब्द और देखिएगा। समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिनके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं को आत्मपन का मतलब आप समझिएगा, यहाँ पे सेल्फ होता है। क्या होता है, सेल्फ होता है। ठीक है, आत्मपन और व्यक्तित्व को बेसिकली प्राप्त करता है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 के आधार पे ग्रीन का नाम, तो ग्रीन की ये परिभाषा है, डेफिनेशंस दी गई है, डेफिनेशंस दी गई हैं। लेकिन अगर हम आपसे चर्चा करते हैं तो एक नाम आता है ग्लीन। ग्लीन बेसिकली क्या कहते हैं, कहते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया में ना संस्कृति और मूल्य और व्यवहार रहेगा। तो याद करिए, संस्कृति, मूल्य और व्यवहार इनकी परिभाषा में। ठीक है, और स्टीवर्ट की परिभाषा में क्या आता है, स्टीवर्ट की परिभाषा में आता है समाज और संस्कृति, केवल समाज और संस्कृति। स्टीवर्ट के परिभाषा में समाज और संस्कृति आती है। इन ग्लीन की परिभाषा में क्या आता है, संस्कृति, मूल्य, व्यवहार और व्यक्तित्व आता है। ठीक है, इसमें। और आगबंड की परिभाषा में क्या आता है, कल्चर लैग, सांस्कृतिक विलंबन जिसको बोला जाता है। ठीक है, कल्चर लैग आता है। तो केवल संस्कृति आती है इनके में, संस्कृति विलंबन कह लीजिए बस आगबंड वाले में। और ग्रीन वाले में क्या आता है, ग्रीन वाले में आता है सांस्कृतिक विशेषता, आत्मपन और व्यक्तित्व प्रदान करना, ये 3 शब्द आता है। सही जवाब इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर सी। सभी ऑप्शन को भी ध्यान से समझना जरूरी है हम सभी लोगों के लिए, है ना। आगे देखिए, किस विद्वान ने कहा कि समाजीकरण सीखने की वो प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका का निर्वहन करने योग्य बनाती है। क्वेश्चन नंबर 11, सही विकल्प होगा जॉनसन का नाम। हालांकि ये परिभाषा परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, इसको आप हटा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12, ब्रूम और सेल्जनिक ने समाजीकरण को निम्नलिखित कितने उद्देश्यों के आधार पर इन्होंने डिफाइन किया है। ये है आपके सामने सवाल। सही विकल्प आप जी डी विकल्प की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी। क्या बता सकते हो कि वो कौन कौन से हैं। हालांकि देखो तो बेसिकली, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, और भी कोई बच्चा जो समाजीकरण को स्पष्टीकरण कर रहा हो। ठीक है, बेहतर है। चलो मैं बताता हूँ। इन्होंने बेसिकली समाजीकरण के प्रमुख उद्देश्यों की तरफ इन्होंने बताया, जैसे कि अभी अभी इन्होंने एक शब्द दर्शाया यहाँ पे
कि आधारभूत नियमबद्धता का विकास करना, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। दूसरा यदि आपने कहा आकांक्षों का पूर्ति करना, तो सही जवाब दिया। तीसरा यदि आपने बताया सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख, तो सही जवाब दिया। और यदि चौथे की बात करता हूं तो क्षमताओं का विकास। तो ये चार जैसे शब्द इनके द्वारा दिए गए हैं उद्देश्यों को लेकर। लेकिन ब्लूम और सल्जनिक ने समाजीकरण के इसके अलावा भी 3 और बताए हैं। आप चाहो तो उसे भी अपने कॉपी पर नोट कर सकते हो। एक है अनुशासन, और दूसरा है आकांक्षा, आकांक्षा तो इन्वॉल्व है, ठीक है। तीसरा है सामाजिक भूमिका, सामाजिक भूमिका। तो इन शब्दों को भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट शब्द था, और यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, 4 होते हैं, ठीक है। ये नाम ध्यान रखिएगा। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर नामक पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है भाई, और ये इजी भी होगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में, है ना। बताओ सही विकल्प क्या होगा भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 है, क्या जवाब देना चाहोगे। सॉरी 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है। प्लीज अपने विकल्पों का चुनाव करें। ओके, आप कह रहे हैं सी एच कूले का नाम। इतना देर से आपने जवाब दिया, और आपने सही जवाब दिया है सी एच कूले का नाम। और सही वर्षों की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष आप नोट कर लीजिए मैडम अपनी कॉपी पर, सन 1902, ठीक है। और मैं आपको बता दूं एक और बात इसकी खास, लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा इसी किताब में है, ठीक है। क्या नोट करोगे, लुकिंग ग्लास सेल्फ यानी दर्पण आत्म, ठीक है, दर्पण आत्म। या आप लिख लीजिए लुकिंग ग्लास, ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट किसका है, तो सी एच को लेके किस किताब में है, तो ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में। कब आया, 1902 में आया, याद रखिएगा। नाम आपने सुना होगा सिगमंड फ्रायड के बारे में भाई। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण के जनक कहते हैं या कहे जाते हैं, बहुत ही फेमस पर्सन है ये सिगमंड फ्रायड महोदय। और इनकी बेटी का नाम है अन्ना फ्रायड, जिन्होंने ईगो साइकोलॉजी के बारे में बताया है, अहम मनोविज्ञान के बारे में बताया है इनकी बेटी ने, ठीक है। यहाँ तक कि अगर हम बात करते हैं सिगमंड फ्रायड के बारे में, ईद ईगो सुपर ईगो की लेकर बात करते हैं ये। और ये फ्रायड के सिद्धांत हैं ईद ईगो सुपर ईगो, ठीक है, याद रखिएगा। जॉर्ज हर्बर्ट मीड की बात करते हैं तो मीड भी बहुत ही फेमस पर्सन है, जहां इन्होंने सेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया है। सेल्फ मतलब स्व, आई एंड मी का भी कॉन्सेप्ट जॉर्ज मीड के द्वारा दिया गया है। मैक्स वेबर का नाम बहुत फेमस है, आगे आप पढ़ेंगे। ब्यूरोक्रेसी में, सोशल एक्शन में मैक्स वेबर, और वेबरवादी एक उपागम भी आप देखेंगे आगे आने वाली क्लास में, ठीक है। तो मैक्स वेबर का नाम। फिलहाल इस प्रश्न का विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान का मानना है कि व्यक्तित्व ही समाज का निर्माता है, जिसमें दिमाग और स्व होता है, सेल्फ। अच्छा सवाल है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड की तरफ जा रहे हो क्वेश्चन नंबर 14 में, और बिल्कुल यदि आप जॉर्ज हर्बर्ट मीड की तरफ जा रहे हो तो सही। मैंने अभी आपको बताया ना, आई मी एंड सेल्फ, आई प्लस कर दो, मी प्लस कर दो, इज इक्वल करके बना दो, यहाँ पे सेल्फ है ना। और इस सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है बन जाता है स्व। और स्व बेसिकली, और जिसमें दिमाग जैसे शब्द है ना, समाज का बेसिकली निर्माता कराते हैं, और ये शब्द जॉर्ज हर्बर्ट मीड के हैं। सही विकल्प है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समाजीकरण को मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया है। भाई अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। फिलहाल हम जानना चाहेंगे आपके जवाब। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 समाजीकरण की मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया है, तो वो है कौन, सिगमंड फ्रायड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिगमंड फ्रायड ने यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेंटल प्रोसेस को 3 भागों में बताया है। अच्छा, मेंटल प्रोसेस मतलब मानसिक क्रिया, मानसिक क्रिया को 3 प्रोसेस कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले चलता है ईद, उसके बाद ईगो, उसके बाद सुपर ईगो। ये प्रोसेस है, और इसी को बोला जाता है क्या, मेंटल प्रोसेस, ठीक है। तो ये शब्द आप ध्यान रखिएगा। नाम आएगा आपका सिगमंड फ्रायड का। नाम क्या बनेगा, सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 15 विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वेबर का नाम आपको पता हो चुका है, सामाजिक क्रिया में नाम आएगा, ब्यूरोक्रेसी में नाम आएगा, ठीक है। और जॉर्ज हर्बर्ट मीड का नाम आई और मी बेसिकली दर्शाता है सेल्फ को। और रोल टेकिंग, एक शब्द और नोट कर लो इनके में, रोल टेकिंग की बात करते हैं, भूमिका ग्रहण करने की बात है ना।
तो उसमें भी इनका नाम देखने को मिलता है, ठीक है। एंड चार्ल्स हर्टन कूले, सीएच कूले के नाम देखने को मिलता है। लुकिंग ग्लास सेल्फ का कॉन्सेप्ट मिलता है और सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर चीज़ों को ये समझाते भी है। प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह के बारे में कौन बात करता है, तो इन्हीं का नाम हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। ये शब्द भी आप ध्यान रखेंगे। और ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर नामक पुस्तक सन 1902 में किसने लिखी है, तब भी आपको नाम याद रखना होगा, सीएच कूले, ठीक है। देखो और विद्वानों के बारे में जो 2-4 बार आपको रिपीट कर रहा हूँ ना, ये आपको मैं याद करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये है ना। ये मत समझिएगा मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन पर, वो चीज़ें आप जितनी बार सुनोगे ना वो आपके मस्तिष्क में याद होगी, ठीक है। इसलिए मैं बार बार हर क्वेश्चन को रिपीट वहाँ पे कर रहा हूँ, शब्दों को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को लेकर। देखो निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। सही विकल्प बताइए क्या होना चाहिए, प्लीज अपने ऑप्शन का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 16 मैकाइवर की तरफ जा रहे हैं आप लोग, ओके। और भी कोई बालक है जो अपने विचार प्रकट करना चाह रहा हो? चलो मैं बताता हूँ। मैंने कहा कि सामाजिक नियंत्रण मतलब सोशल कंट्रोल का मतलब सभी शक्तियों से लिया जिनके द्वारा समुदाय शक्ति, अब समुदाय की बात आती है तो नाम आप भलीभांति तरीके से आपको पता भी होना चाहिए। वो नाम आता है किसका, एडवर्ड एसवर्थ रॉस का नाम है ना। तो यहाँ सही दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूंगा तो नाम बनेगा विकल्प में आपका ऑप्शन नंबर सी। सोशल कंट्रोल के अवधारणा के प्रमुख प्रवर्तक कोई अगर है किसका, सोशल कंट्रोल का, तो वो है रॉस, ए रॉस। बात करते हैं आर एम मैकाइवर के बारे में। तो मैकाइवर ने समाज, समुदाय और सामाजिक संबंधों पर संपूर्ण विचार प्रस्तुत किया है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ऐसा कॉन्सेप्ट भी इनके अनुसार मिलता है। यहाँ तक कि ओके, समाज अच्छा शक्ति आया था इसलिए आपने मैकाइवर को कीवर्ड्स के रूप में लगा। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं इन्होंने सामाजिक नियंत्रण में सभी शक्तियों और साधन के रूप में रिप्रेजेंट किया है मैडम, जिनसे समाज ना व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो इनका जहाँ बेसिकली सभी पावर, सभी अथॉरिटीज का शब्द आता है तो वहाँ पर ये चीज़ें रिलेट कराते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो सामाजिक संबंधों का जान है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगमन, आगमन देखो सामाजिक परिवर्तन को लेकर चर्चा करते हैं और कल्चर लैग को लेकर चर्चा करते हैं। सांस्कृतिक विलंबन एक शब्द है जो आगमन के द्वारा बेसिकली दिया गया। कल्चर लैग कई बार बेसिकली परीक्षा में आ भी चुका है ना, ये शब्द याद रखिएगा। 1922 की बात है, हालांकि 1922 में इनका एक और कॉन्सेप्ट आया था कल्चर लैग के अलावा, सोशल चेंज करके भी आया था। सोशल चेंज, ठीक है, सोशल चेंज करके आया था एक कॉन्सेप्ट सन 1922 में आया था और वो भी आगमन का ही था कल्चर लैग के साथ, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो आसान सवाल आ गया भाई, आप तो बता ही दोगे। अब बताइए क्वेश्चन नंबर आगमन। क्वेश्चन नंबर 18 बता दीजिए मुझे, 18 नंबर का सवाल आसान लगेगा आपको ये भी, कि निम्नलिखित में से 17 का तो आगमन आपने सही बताया, बी विकल्प हो गया। 18 का, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय है कि केवल उन पर, अच्छा माइक दूर है, ओके। अभी बताओ, अब आवाज, माइक तो पास में आ गया है, अब सही है, चलो अच्छा ठीक है। अब मुझे बताइए कि मैंने कहा कि निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय है केवल उन परिवर्तनों से जो सामाजिक संगठन में होते हैं, अर्थात समाज की संरचना और समाज के कार्यों में। तो सही विकल्प क्या होना चाहिए, प्लीज इसका जवाब एक बार बताएं मुझे। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं पता, सही विकल्प होगा किंग्सले डेविस। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही विकल्प की बात करेंगे तो किंग्सले डेविस का नाम आ जाएगा, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन में हमारा जो तात्पर्य है केवल उन परिवर्तन से जो सामाजिक संगठन में होते हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जहाँ सोशल की संरचनाएं बनती हैं और सोशल्स के कार्य बताए जाते हैं। और ये बात बताने वाला जो है डेविस है, ठीक है। ये बात है कि किंग्सले डेविस।
हालांकि डेविस ने जनसंख्या और सामाजिक स्तरीकरण पर बहुत काम किया। किंग्सले डेविस का नाम अभी आप पढ़ेंगे उपागम में, प्रकारात्मक उपागम में, रेमंड मुर्रे का नाम और किंग्सले डेविस का नाम, ठीक है, वहां पर आप देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखे रहिए, थोड़ा सा समझे रहिए। और कल्चर लैग, सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? आगबर्न है, ये बात आपको पता है। पेज ने बेसिकली सामाजिक संबंधों के कार्य के बारे में बताया है, ये बात आप जानते हो, ठीक है। मैकाबे एंड पेज, ठीक है। आगे बात करते हैं। किन्हीं दो समाजों का इतिहास एक समान नहीं होता। बात सही है, दो समाज हैं, उनका इतिहास एक समान नहीं हो सकता। कहीं भी दो समाजों की संस्कृति एक जैसी नहीं हो सकती। कोई भी एक दूसरे का प्रतिरूप नहीं हो सकता। आसान सवाल है और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, बीरिस्टीड। सोशल वर्क में जब आप पढ़ेंगे सोशल केस वर्क, तो इनका बेसिकली रॉबर्ट बिस्टेट का कुल टोटल 7 प्रकार के सिद्धांत भी देखने को मिलेगा आपको। कितने प्रकार के सिद्धांत देखने को मिलेंगे? कुल आपको 7 प्रकार के सिद्धांत देखने को मिलेंगे, है ना। मैं आपको बताऊंगा केस वर्क में कौन कौन से 7 प्रकार के सिद्धांत है। वही गोपनीयता, आत्मनिर्णय, स्वीकृति का सिद्धांत, आत्मनियंत्रण का सिद्धांत, है ना, जिसको व्यक्तिकरण का सिद्धांत, ठीक, कुल आपको 7 सिद्धांत मैं बताऊंगा। फिलहाल अगला सवाल लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 की। ऑगस्ट काम्टे ने सामाजिक परिवर्तन को कितनी अवस्था बताई है? आसान है, बोलिए। 3 अवस्था नहीं, 3 अवस्था कौन से? नाम तो सुने होंगे आप। धार्मिक आस्था, अवस्था, धार्मिक अवस्था, दूसरा दार्शनिक, या इसी को आप बोल सकते हो आध्यात्मिक, है ना, इसी को आप आध्यात्मिक भी बोल सकते हो। और तीसरा वैज्ञानिक, और इसी को आप क्या बोल सकते हो? प्रत्यक्षवादी। ये तो हिंदी में। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इसका इंग्लिश में भी पूछा जाता है। धार्मिक ना लिखकर ये जानते हो क्या लिख देगा? थियोलॉजिकल लिख देगा। क्या लिख देगा? थियोलॉजिकल लिख देगा। दार्शनिक ना लिखकर ये जानते हो क्या लिख देगा? मेटाफिजिकल स्टेज लिख देगा। क्या लिख देगा? मेटाफिजिकल, ठीक है, ठीक है। और वैज्ञानिक और प्रत्यक्षवादी सिद्धांत ना लिखकर इसको क्या लिख देगा? पॉजिटिव स्टेज, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के स्टेजेस इन्होंने बताए हैं। अच्छा, क्या है 3? अगर मैं थियोलॉजिकल की बात करता हूं तो यहाँ इन्होंने कहा कि घटनाओं को ईश्वर और अलौकिक शक्तियों से समझाया है। धार्मिक में भाई जाहिर सी बात है, अलौकिक शक्तियां हैं, ईश्वर हैं, इसमें बताया। दर्शन में क्या बताया? दर्शन में इन्होंने कहा, दार्शनिक में, मेटाफिजिकल में, कि घटनाओं को अमूर्त शक्तियों, तर्क से समझाया, कि ये तर्क पर है, लॉजिकल पर बेस्ड है ये, ठीक है। पहले में ईश्वर, दूसरे में तर्क है, तीसरे में इन्होंने बताया है वैज्ञानिक, यानी अनुभव, अनुभवजन्य तथ्यों, विज्ञान और अनुभव पर बात किया इन्होंने। विज्ञान प्लस अनुभवजन्य, अनुभवजन्य तथ्य पर बात किया है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की हैं। सवाल बहुत अच्छा था ये, क्वेश्चन नंबर, जाओ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 21, ठीक है। 21 में बताइए, ये सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसने प्रकारवाद को व्यक्तिवादी प्रकार कहा है? अच्छा सवाल है भाई। ऑप्शन डी क्वेश्चन। और भी कोई बालक जो क्वेश्चन नंबर 21 को बता रहे हो व्यक्तिवादी प्रकार के रूप में, तो वो है मैलिनोवस्की। व्यक्तिवादी प्रकार के बारे में अगर कोई व्यक्ति चर्चा करता है तो वो हो जाएगा आपका मैलिनोवस्की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट जवाब माना जाएगा, ठीक है। किंग्सले डेविस का नाम स्तरीकरण में आता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं रॉबर्ट के मर्टन के बारे में, तो मैनिफेस्ट फंक्शन पढ़े हो आप, प्रकट और अप्रकट। मैनिफेस्ट को प्रकट बोला जाता है, लेटेंट को क्या बोला जाता है? अप्रकट बोला जाता है। और एक होता है डिसफंक्शंस, जिसको दुष्प्रकारी बोला जाता है। ये अवधारणा मर्टन का आता है, लेकिन व्यक्तिवादी प्रकारी में मैलिनोवस्की का नाम आता है, ठीक है।
और ब्राउन का नाम बेसिकली प्रकार में एनर्की, इन्होंने कई कॉन्सेप्ट दिए हैं, हम आगे आप इनके बारे में चर्चा भी आपसे करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न को याद रखिए, व्यक्तिवादी प्रकार और आवश्यकता को लेकर। ठीक है, तो मेलिनोवस्की का नाम आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसके अनुसार प्रकार को अवलोकित परिणाम, है ना, अवलोकित परिणाम या सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल और सामंजस्य को बढ़ाते हैं? ये सही विकल्प क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 बताइए, प्रकार की बात हो रही है, सही जवाब बताना है आपको। हाँ, मैटर, क्या चीज? मर्टन का नाम आपने सुना होगा, मर्टन के बारे में आप भली भांति तरीके से आपने सुना होगा। मर्टन की ये परिभाषा दी गई है साफ शब्दों में मैडम, और ये बताया भी गया है कि प्रकार वे अवलोकित परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल और सामंजस्य को बढ़ाते हैं। वह है ऑप्शन नंबर बी। ब्राउन का नाम देखो बेसिकली आपने पढ़ा भी है और मैंने आपको बताया भी है, यूनोमिया करके एक शब्द बताया होगा, आपको याद होगा, और एक शब्द बताया था आप लोगों को डायनोमिया करके। ये दोनों शब्द याद रखिएगा, बहुत फेमस शब्द हैं। यूनोमिया, डायनोमिया, बेसिकली ये दो कॉन्सेप्ट है ब्राउन का। ठीक है, किंग्सले डेविस के बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, कि डेविस महोदय का नाम देखने को मिलता है समाज में आज जो कुछ भी है उसका 3/4 भाग है। 3/4 भाग है, ये बात बताने वाला नाम अगर कोई है समाज में तो वो है किंग्सले डेविस। और इमिल दुर्खिम की बात करते हैं तो समाज की आवश्यकता की पूर्ति गतिविधियों द्वारा होती है, और उन्हें ही आप प्रकारी कह सकते हैं जो एक्टिविटी के द्वारा होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने प्रकार को संपूर्ण अनुरक्षण और कल्याण के अंश के योगदान में परिभाषित किया है ना, योगदान में बेसिकली परिभाषित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही विकल्प होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, ब्राउन का। ठीक है, किसका नाम? ब्राउन का नाम आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में आपको बताना है कि किसके अनुसार प्रकट प्रकार्य, ठीक है, देखो आ गया, जो अभिष्ट और अभिज्ञात होते हैं, और अप्रकट प्रकार ना ही अभिष्ट होते हैं और ना ही अभिज्ञात होते हैं। सही विकल्प क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 बता दीजिए। ऑप्शन डी, मर्टन की तरफ जा रहे हो। ठीक है, देखिए मर्टन ने बेसिकली क्या बताया है, प्रकट प्रकार को लेकर बताया है और अप्रकट प्रकार को लेकर बताया है। ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन जब बात बन जाती है कि जो प्रकट प्रकार होते हैं वो अभिष्ट होते हैं और अभिज्ञात होते हैं, जो अप्रकट होता है वो तो ना ही अभिष्ट होता है ना ही अभिज्ञात होता है, तो सही विकल्प के रूप में अगर कोई नाम जाता है तो जॉनसन का नाम जाता है। ठीक है, किसका नाम जाता है? जॉनसन का नाम जाता है, और ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, नौ प्रकारीवाद की अवधारणा किसने दी है? नौ प्रकारीवाद की अवधारणा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? हाँ, कोहन का नाम आता है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कोहन नौ प्रकारीवाद की अवधारणा देते हैं और आगबन बी प्रकार की अवधारणा देते हैं। किसकी देते हैं? बी प्रकार की अवधारणा बेसिकली देते हैं। अच्छा, आप प्रकार और दुष्प्रकार की अवधारणा किसने दिया है? क्वेश्चन नंबर 26 तो आप बता दोगे अब, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे मर्टन का नाम ही मेंशन नहीं किया गया है। फिलहाल आपको फिर इसकी जैसा अवधारणा प्रकार और दुष्प्रकार की अवधारणा मेरियन जे लेवी का नाम रखिएगा। हाँ, मेरियन जे लेवी का नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस और पार्सन्स का नाम रखेंगे याद कहाँ पे? प्रकारात्मक आदेशक में याद रखेंगे। और ब्राउन का नाम आपको याद रखना होगा यूनोमिया और डायनोमिया में, और मिलोनोवस्की का नाम आपको याद रखना होगा आवश्यकताओं का सिद्धांत और सार्वभौमिक प्रकार में। ठीक है, अच्छा, बी प्रकार की अवधारणा किसने दिया है? क्वेश्चन नंबर 27 सही विकल्प क्या? 27 में आपको आगबन का नाम आपने बताया है। आगबन ने बी प्रकार की अवधारणा दिया है, मैंने अभी आपको बताया भी, और यहाँ आगबन का नाम आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यूनोमिया डायनोमिया की अवधारणा किसने दिया? देखो क्वेश्चन नंबर 28 में आ गया अभी, सही विकल्प बता दीजिए। 28 में आपने नाम बताया ब्राउन का नाम, और ब्राउन यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएंगे। प्रकारात्मक आदेशक का भी नाम मैंने भी आपको बताया है, बताइए इसकी अवधारणा किसने दिया है? बता दीजिए। टालकाट पार्सन्स ना, किसका आ जाएगा? टालकाट पार्सन्स का आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक शब्द और बताइए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टी पार्सन्स मतलब टालकाट पार्सन्स के द्वारा यथा प्रतिपादित सामाजिक क्रिया प्रणाली के सामान्य सिद्धांत का भाग नहीं है? ठीक है, कौन सा भाग नहीं है?
ये बात बताया जा रहा है प्रकारवाद में क्वेश्चन नंबर 30 के अनुसार। तो देखो मैं बता दूं, भौतिक पदार्थ यानी अहम यानी ईगो की भौतिक साधन और दशाएं हैं, ये बात सत्य है। और अगर मैंने ईगो को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया तो देखो इंद्रिय अनुभाविक साक्ष्यों के रूप में भौतिक पदार्थ का अहम यानी ईगो के अनुसार या उसके साथ अननोन क्रिया का मतलब होता है रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक, एक दूसरे से दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब है कि ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, क्रिया के पदों में वस्तुपरक, संसार के सामाजिक और भौतिक, देखो यहाँ पर भी भौतिक आ गया, और सांस्कृतिक रूप से वर्गीकृत किया है, तो ये भी बात आपकी सत्य हो जाती है। प्रश्न ये है कि पार्सन्स के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक क्रिया की प्रणाली में सामान्य सिद्धांत का भाग नहीं है, तो क्रियाकर्ता स्थिति प्रणाली में एक क्रिया, ये भाग नहीं है, पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 विकल्प आपका ए करेक्ट है। बाकी देखिए टालकाट पार्सन्स में ने जहां शब्द आए भौतिक शब्द, जहां शब्द आए ईगो के रूप में, भौतिक शब्द को बेसिकली ईगो की क्रिया के रूप में रखा है, तो वो शब्द हमेशा सही होता है। और भौतिक शब्द देखो, भौतिक पदार्थ यहाँ पर भी है, भौतिक पदार्थ यहाँ पर भी है, भौतिक पदार्थ यहाँ पर भी है, तीनों जगह पर है, तो इसलिए तीनों तो सही हो जाएंगे। ठीक है, बट एक यूनिक यहाँ पे कोई भौतिक शब्द पहले वाले विकल्प में नहीं लिखा हुआ है भौतिक, है ना, तो इसलिए जो पहला वाला ऑप्शन जा रहा है वो आपका करेक्ट जवाब हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसके अनुसार संस्कृति वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने शारीरिक और मानसिक और अंतिम रूप से बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखने में सफल रहता है या सफल होता है? सही जवाब क्या होगा? मैलिनोवस्की। हाँ, मैलिनोवस्की। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए ऐतिहासिकवाद आ गया, प्रसारवाद आ गया, उद्विकासवाद आ गया, ठीक है, और कहा कि विरोध में अपने सांस्कृतिक प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किया है, तो सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 32 में? मैलिनोवस्की। हाँ, मैलिनोवस्की के ये सांस्कृतिक प्रकार या और आधारभूत आवश्यकता है जो प्रश्न बनाया गया है। आधारभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? शरीर, प्रजनन, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति, वृद्धि, स्वास्थ्य, 7 प्रकार की, है ना, 7 प्रकार की। अच्छा, एक सवाल है कि एक मनुष्य आवश्यकता लेकर पैदा होता है और आवश्यकता के साथ वो खत्म हो जाता है यानी मर जाता है, ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? बता सकते हो क्या? नहीं, अब्राहम मैस्लो ने दिया है। किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो ने दिया, बिल्कुल सही जवाब। अब आया है, ध्यान से सुनिएगा, एक और क्वेश्चंस जो कि आप पढ़ चुके हो, है ना, भली भांति तरीके से जानते हो, और मैं आप सभी बच्चों से कहूंगा कि जितनी भी इस्माइल दुर्खिम की, ठीक है, किसकी? एमिल दुर्खिम की जितनी भी पुस्तकें हैं, वर्ष के साथ आप उन सभी पुस्तकों को नोट करें और लिखें, और खासकर 4 पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। जैसे मैंने कहा कि द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको नाम पता है, दुर्खिम। तो दुर्खिम को तो आपने लगा दिया, लेकिन यहाँ पर वर्ष याद रखिएगा 1893 में। इन्हीं का किताब है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये किताब सन 2 साल बढ़ा के 1893 के बाद कौन सा आएगी? 1895, 1895 में। हालांकि वैज्ञानिक अध्ययन का नियम इस किताब में बताया गया है, और ऊपर वाली किताब में बताया गया है मैकेनिकल, ठीक है, और मैंने आपको एक शब्द दिया था जैविक जीव के बारे में, जैविक जीव के बारे में, और ऐसे कॉन्सेप्ट में ये किताब में देखने को मिला था, ठीक है। और एक किताब आता है सुसाइड, इन्हीं का क्या नाम आता है उसका? सुसाइड करके, और वो किताब बेसिकली 1897 में आती है। और एक किताब वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन्स लाइफ, सन 1912, जहां टोटमवाद को लेकर बात किया गया था, पवित्र धर्म और अपवित्र धर्मों को लेकर, मतलब धर्म की उत्पत्ति, सामाजिक भूमिका का अध्ययन किया गया था उसमें, ठीक है। ये किताब एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली ये 4 किताबें, और इनका वर्ष मैंने बता दिया है, ये आपको याद रखेगा। हालांकि इनका मोरल एजुकेशन भी है, सोशोलॉजी एंड फिलोसफी भी है, एजुकेशन एंड सोशोलॉजी करके किताब भी है, 3-4 किताब और भी है, बट वो परीक्षा में नहीं आई है। लेकिन ये जो 4 किताब आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है, ये चारों की चारों परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है।
कौन सा एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ? 1912। 1912। ठीक है, और भी पूछ लो। सोसाइटी जो सुसाइड है वो 1997, सॉरी 1897, 1897। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजी मेथड 1895। और द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893, 1893। निम्नलिखित में से किसने समाज को एक जीवधारी की भांति माना भाई? क्वेश्चन नंबर 35 आसान। कई मतलब आप दुर्खिम जवाब दे रहे हो, सही जवाब दे रहे हो। मैंने शुरुआत में भी दुर्खिम को लेकर थोड़ा-सा सवाल बताया था, उसमें शब्द आए थे। देखो ये कुछ शब्द हैं, मूल्य मैतक के शब्द आपको देखने को मिलेंगे, संरचनाएँ शब्द मिलेंगे आपको देखने को, ठीक है? सामाजिक व्यवस्थाओं के रूप में भी ऐसे शब्द हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है? याद रखिएगा मूल्य मैतक, सामाजिक व्यवस्था शब्द, ये 2-3 शब्द इतने फेमस हैं टालकाट पार्सन्स के कि हर परीक्षा में कहीं न कहीं देखने को मिल ही जाते हैं हम लोगों को, ठीक है? फिलहाल सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने मूल्य मैतक पर अधिक बल दिया है? क्वेश्चन नंबर 36। हाँ, टालकाट पार्सन्स। तो याद रखने वाली बात है, एक शब्द मूल्य मैतक, दूसरा एक शब्द होगा समाज एक व्यवस्था के रूप में, समाज एक व्यवस्था के रूप में, और एक शब्द याद रखना होगा व्यापारिक सौदे। 3 शब्द, ठीक है? ये शब्द टालकाट पार्सन्स के बहुत फेमस है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिस्पर्धा के परिवर्तित रूप का संघर्ष कहा है? अच्छा सवाल है भाई। ओके, ठीक है। और भी कोई? क्वेश्चन नंबर 37, किंग्सले डेविस, सही जवाब। निम्नलिखित में से किसके अनुसार संघर्ष सहयोग से एक क्रॉस पर काटता है भाई? एक क्रॉस पर काटता है। क्वेश्चन नंबर 38, एक क्रॉस पे काटता है, ये भी डेविस का नाम देखने को मिलता है। बिल्कुल, प्रतिस्पर्धा के परिवर्तन के रूप में डेविस का नाम आता है, ठीक है? डेविस का प्रतिस्पर्धा के परिवर्तित के रूप में, ठीक है, ये डेविस का नाम आता है। संघर्ष सहयोग के एक क्रॉस पे काटता है, तो ये नाम आता है मैकाइवर का। मैडम क्या नाम आता है? मैकाइवर का नाम, ठीक है। ग्रीन की बात करता हूं, ग्रीन संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा के विरुद्ध, है ना, दूसरे की इच्छा के विरुद्ध प्रतिकार बलपूर्वक रोकने की बात करता है, वहां पे शब्द आता है कि नहीं? फिलहाल ये शब्द आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसने जीवन जीने के साधनों की कमी को संघर्ष का मुख्य कारण माना है? क्वेश्चन नंबर 39, सही विकल्प। ओके, मार्थस। जनसंख्या के जनक कौन है? जानते? जननांकीय के जनक किसे कहा जाता है, पता है आपको? हाँ, मालथस। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसके अनुसार बलशाली जीवित का सिद्धांत संघर्ष का मुख्य कारण है? मुख्य कारण है, ये किस विद्वान के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए जा रहे हैं? तो डार्विन, ठीक है, किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने संघर्ष को 2 प्रकार आंतरिक और बाह्य बताया है? मैंने पढ़ा चुका हूँ संघर्ष के बारे में। आंतरिक और बाह्य किसने बताया है? क्वेश्चन नंबर 41, मैकाइवर। ओके, और भी कोई बालक? सही जवाब ऑप्शन नंबर कोजर। ओके, यदि आप यहाँ पे कोजर बता रहे हो, आंतरिक और बाह्य है, तो आप सही बता रहे हो। कोजर का नाम यहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है, आंतरिक और बाह्य। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैकाइवर का नाम अगर आता है परीक्षा में, मैकाइवर पेज का नाम, दोनों एक साथ आएंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के रूप में आएगा इनका नाम, ठीक है। और डेविस की बात करते हैं, किंग्सले डेविस की, तो आंशिक और पूर्ण संघर्ष के रूप में आएगा इनका नाम। हालांकि यथार्थ और अयथार्थवादी उस प्रक्रिया में बात करेंगे तो भी हमें देखने को नाम मिलेगा कोजर का ही, ठीक है, कोजर का ही। और गिलीन ने बेसिकली संघर्ष को 5 प्रकार में बताया है। कितने प्रकार से बताया इन्होंने? 5 प्रकार बताए हैं। तो 5 प्रकार कौन कौन से होंगे इनके में? एक होगा वैयक्तिक, ठीक है, और एक होगा इसमें वर्ग, एक होगा इसमें प्रजाति,
एक होगा आपका इसमें राजनीति, और पांचवा जो होता है वो अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, ये 5 प्रकार का। तो ये 5 प्रकार का ग्लेन एंड ग्लेन के संघर्ष द्वारा बेसिकली बताए गए थे। ठीक है, सीमेल ने संघर्ष को कितने प्रकार का स्वरूप दिया है? सीमेल ने तो 4 प्रकार के। कितने? 4। तो इन्होंने 4 में पहले क्या बताया? युद्ध संघर्ष, दूसरा कलह, तीसरा मुकदमेबाजी, मुकदमेबाजी है ना, मुकदमेबाजी, और चौथा इन्होंने बताया है कि मान लीजिए आदर्श नियमों के कारण संघर्ष कोई हो रहा है, कोई अव्यक्तिक वजह से हो रहा है, मतलब नियमों का उल्लंघन लिख लो, नियमों का उल्लंघन कर लो। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार के संघर्ष का पार्ट बन जाता है। निम्नलिखित में से किसने, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसके अनुसार पूंजी वो धन है जो श्रमिकों का शोषण करने के उपयोग में लाया जाता है? चलो, ये सवाल आपने क्वेश्चन नंबर 44 का सही विकल्प के रूप में आप आ रहे हो, ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से किसने श्रमिक वर्ग को ही अस्थायी रूप में पूंजीवाद वर्ग का जन्मदाता माना है? कार्ल मार्क्स, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसका संघर्ष का सिद्धांत मूलतः सत्ता के संबंधों पर आधारित है? नो नो नो, सत्ता लिखा हुआ है। डेरेंडॉर्फ, ओके ओके, राउफ डोरेंडॉर्फ की तरफ जा रहे हो। राउफ डोरेंडॉर्फ का सिद्धांत बेसिकली सत्ता के संबंधों पर आधारित है, और सत्ता बेसिकली संरचना जो प्रत्येक सामाजिक संगठन का एक अभिन्न अंग रहा है। बिल्कुल सही विकल्प के रूप में ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, चलिए एक और बात करते हैं, एक और पुस्तक की तरफ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टूवर्ड्स एंड एक्सपेरिमेंटल, है ना, एक्सपेरिलेटरी साइंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये किताब है क्वेश्चन नंबर 47 का। अब बताइए ये किताब किस विद्वान के द्वारा बेसिकली लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 47 नाम सुना है? ये पहली बार भी सुन रहे होंगे, मे भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लग भी सकता है आप लोगों को। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा इस किताब के बारे में, अच्छी किताब है। थोड़ा सा इस विद्वान के बारे में जाने रहिएगा, फेमस पर्सन है। जिस तरीके से आप कार्ल मार्क्स का, दुर्खिम का नाम याद रखते हैं, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से एक नाम और आपको याद रखना है, राउफ। जी, ऑप्शन बी 47 का कलिंस का नाम। ओके, चलिए ध्यान से सुनिए, बात करते हैं रेंडोल्फ कलिंस। रेंडोल्फ कलिंस ने कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टूवर्ड्स एंड एक्सप्लेनेटरी साइंस नामक पुस्तक सन 1975 में लिखा, और इस पुस्तक में आप ध्यान से सुनिएगा, संघर्ष सिद्धांत को वैज्ञानिक ढंग से समझाया गया है। वैज्ञानिक ढंग से संघर्ष को अगर समझाया गया है तो कलिंस की पुस्तक में समझाया गया। उस पुस्तक का नाम बताओ, कब आया, पुस्तक कब आई, ठीक है, वर्ष सहित इस पुस्तक का नाम याद रखिए। और देखो, राउफ डोरेंडॉर्फ बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं, और इनका आपने भी पढ़ा भी है, इनके बारे में थोड़ा सा फेमस पर्सन है, जहां इन्होंने बताया है कि संघर्ष मूलतः सत्ता के संबंधों पर आधारित होता है। अभी ऊपर के सवालों में आपने देखा था, है ना। और कोजर का नाम आता है। कोजर बेसिकली इनकी पुस्तक है, आई थी सन 1956 में, 1956 में आई थी, द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट करके पुस्तक का नाम था, द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सन 1956 में। और ये पुस्तक भी संघर्ष के प्रकारों पर चर्चा किया था। जॉर्ज सीमन की बात करता हूँ। जॉर्ज सीमन बेसिकली सामाजिक संघर्ष को सामाजिक संबंधों का हिस्सा बताया है, किसी पुस्तक के बारे में चर्चा नहीं किया इसने संघर्ष को लेकर। तो सही विकल्प तो ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब दिया। बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्रोतों को शक्ति का आधार मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 48 सही विकल्प होगा यहाँ पर, स्रोतों को शक्ति, कॉलिंस। कॉलिंस का नाम आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49,
निम्नलिखित में से संरचनावाद भाषा विज्ञान को विकसित किया है? किसने भाषा विज्ञान, देखो ये शोषण, हाँ मैंने कई बार आपको नाम भी ले रहा था, शोषण। चलिए एक सवाल और बताइए, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, अब देखो बेसिकली क्या है कि सम्मिलित करने से सवाल बेसिकली परीक्षा में पूछे जाते हैं इस स्टेटमेंट से, है ना? तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग ऐसे सवालों को भी थोड़ा सा फोकस करके रखें आप लोग। ठीक है, तो सवाल आपके सामने क्या हुआ? सवाल पहला आपसे ये बता रहा है कि मानव स्वभाव मूलतः ना तो बुरा है ना तो अच्छा। सही ऑप्शंस क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 50। कार्ल मार्क्स कह रहे हो, चलो ठीक है। मनुष्य के, ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि मनुष्य ने विश्व के बारे में इतनी अधिक समझ प्राप्त कर ली है ना कि प्रकृति को अब रहस्य भी समझा जाना समाप्त हो गया है। मैक्स वेबर, बिल्कुल सही जवाब। मनुष्य असीमित इच्छाओं वाले प्राणी होते हैं, बात सही है। अच्छा, इस्माइल दुर्खेम, बिल्कुल। और मनुष्य पूर्व निर्धारित विशेष नैसर्गिक गुणों के साथ पैदा नहीं होते हैं जैसे कि दूसरे प्राणी होते हैं। और टालका पार्सल्स। तो यहाँ अगर आप बात करते हैं तो जैसे मैंने पहले को मिलाया है 2 से, ए का 2 से गया है, और बी का मिलाया है मैंने 4 से, और सी को मिलाया है मैंने 1 से, और डी को मिलाया है मैंने थर्ड से। तो जिस ऑप्शन में 2, 4, 1, 3 विकल्प होगा वो ऑप्शन सही होगा। 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर आप देखिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस केवल इतना रखिए। बाकी कल हम लोग टॉपिक पर चर्चा करेंगे, और कल का टॉपिक हमारा होगा ये, जैसा कि आप सभी लोग देख भी रहे हैं इस समय। ठीक है, इस पे हम कल आपसे डिस्कस करेंगे। सामाजिक व्यवस्थाएं क्या है, ये 22 पेजेस के हैं, पूरा टॉपिक इसमें कवर कर दिया गया है। इसमें स्तरीकरण भी है, मार्क्सवादी, प्रकारीवादी और वेबरवादी उपागम भी है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट थे प्रकारीवाद के आधार से अगर बात किया जाए। ठीक है, यहाँ हम लोग कल इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसमें भी प्रैक्टिस रहेगा, टॉपिक के बाद तुरंत क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इसमें तो। ठीक है, बाकी कल हम लोग डिस्कस करेंगे और चीज़ों पर। ओके, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है।